आज के साइकोलॉजी क्लास में हम एनसीईआरटी नोट्स पे फोकस करेंगे और हमारी कोशिश है कि एनसीईआरटी जो है उसका मेजर पोर्शन आपको अगले 10 से 15 दिनों के अंदर कंप्लीट करा दिया जाए ताकि आप साइकोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। राजस्थान या किसी भी एग्ज़ाम, चाहे सी टेट का एग्ज़ाम लीजिए, यूपी टेट का एग्ज़ाम लीजिए, या राजस्थान के किसी भी टीचर्स एग्ज़ाम ले लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी के थ्रू सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे 30 में से 20 क्वेश्चन आसानी से एनसीईआरटी के थ्रू सॉल्व किया जा सकते हैं और बाकी जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली एजुकेशन साइकोलॉजी से आते हैं या अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं। तो उसमें उसको समझने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज तो 20 मार्क्स तो आप एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ के ही ला सकते हैं। और दूसरा, हमने इसमें एनसीईआरटी नोट्स के वो इंपॉर्टेंट लाइन्स लिए जा सकते हैं और या जो एग्जाम में आ सकती है, तो आप इसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। मनोविज्ञान क्या है? सबसे पहले मनोविज्ञान की सबसे अधिक आकर्षित करने वाली बात यह है कि अन्य विज्ञानों के विपरीत मनोविज्ञान में आंतरिक या स्वयं मनुष्यों द्वारा अपने प्रेक्षण में समाहित मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। देखिए, मनोविज्ञान में क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप कोई और साइंस पढ़ते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ भी पढ़ते हैं तो आप हमेशा बाहरी चीज़ों को ही अध्ययन करते हैं, बाहरी चीज़ों पर ही उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन मनोविज्ञान में बाहरी चीज़ों का अध्ययन तो किया जाता है, उसके अलावा इंसान अपने जो अध्ययन है वो भी करता है, इंसान के व्यवहार का जो आंतरिक व्यवहार है उसका भी अध्ययन करता है। मनोविज्ञान शब्द जो ग्रीक में ही सबसे पहले डेवलपमेंट वगैरह शुरू हुए थे। फिलॉसफी पे सबसे ज़्यादा बातें जो हुई हैं वो ग्रीस पे हुई हैं और जो साइकोलॉजी है वो उसका जो डेवलपमेंट है वो फिलॉसफी सब्जेक्ट से माना जाता है, क्योंकि पहले साइकोलॉजी नहीं थी, पहले फिलॉसफी ही पढ़ाते थे और साइकोलॉजी को उसके पार्ट के रूप में ही पढ़ा दिया जाता था। बट ओवर ए पीरियड साइकोलॉजी जो है फिलॉसफी से अलग हुई, इसलिए तो साइकोलॉजी को जो है एक न्यू सब्जेक्ट बोला जाता है या न्यू डेवलपमेंट की तरह लिया जाता है। तो मनोविज्ञान शब्द दो ग्रीक शब्दों साइकी अर्थात आत्मा और लोगोस अर्थात विज्ञान अथवा एक विषय के अध्ययन से बना है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि लोगोस का दो मतलब है, विज्ञान भी हो सकता है और एक विषय का अध्ययन भी हो सकता है। तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है विज्ञान की जगह एक विषय का अध्ययन आ जाए और आपको याद ना रहे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसलिए मनोविज्ञान आत्मा अथवा मन का अध्ययन था। पहले शुरुआत में जो साइकोलॉजी थी ये मानी जाती थी कि इंसान के इंटरनल रहती है, तो ये आत्मा बोलती है या हमारा मन बोलता है, बाकी हम बाहर से इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये बिहेवियरिज्म ने या व्यवहारवाद ने बाद में आके बदला। खैर, उसको हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि अब हमें पढ़नी है नोट्स वगैरह, इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन जब शुरुआत हुई आत्मा और मन के अध्ययन की, क्योंकि फिलॉसफी क्या थी, जो इससे पहले जो फिलॉसफी पढ़ती थी वो ऐसे कंसेप्ट, ऐसी बातों के बारे में पढ़ते हैं जो इंसान से भी परे है। ऐसा होगा तो क्या होगा, जस्टिस में ये होगा, अलग अलग चीज़ें थी। मनोविज्ञान में क्या था, इंसान था, उस इंसान की आत्मा और मन के बारे में पढ़ाई थी। बट ओवर ए पीरियड जैसे जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए, सोचने नए नए आयाम हासिल किए, तब से बहुत अधिक बदलाव आ चुके हैं। मनोविज्ञान को एक वैज्ञानिक विद्या शाखा के रूप में स्थापित किया जा चुका है। अब एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इट इज़ ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, अनुभव और हमारे व्यवहार का एक वैज्ञानिक अध्ययन है साइकोलॉजी। अभी डेफिनेशन देखिए, मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं यानी मेंटल प्रोसेस, अनुभवों, एक्सपीरियंस और विभिन्न संदर्भों कंटेक्स्ट में व्यवहारों का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे कैसे पूछ लेते हैं, कभी कभी इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेते हैं कि जैसे ये हटा देंगे अनुभव बीच में, यहाँ पर डैश डाल देंगे और आपको पूछेंगे यहाँ आएगा क्या, तो इस लाइन को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। अनुभव से हमारा आशय चेतना अथवा मानसिक प्रक्रिया से होता है। देखिए, एक्सपीरियंस क्या होता है, वो इंटरनल होता है पर्सन के। जैसे आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका एक्सपीरियंस है, तो आपकी जो चेतना है, जो चीज़ें घटित हो रही हैं दुनिया में, वो जैसे मान लीजिए आप और आपके भाई हैं, तो जो पर्सन के साथ जो चीज़ें घटित हो रही है लगभग हम मानेंगे कि सेम है, क्योंकि आप एक ही घर में पढ़ते हैं, एक ही तरह के स्कूल में जाते हैं। हो सकता है दोस्त अलग हो, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि 50 से 60% आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है, हो सकता है उनसे जो आप सीखते हैं या आप जो चीज़ों का मतलब निकालते हैं वो अलग हो सकता है जो आपका भाई निकालता है। इसलिए अनुभव से हमारा आशय चेतना, कॉन्शियसनेस और मानसिक प्रक्रिया, मेंटल प्रोसेस से होता है। अब
मेंटल प्रोसेस में भी दो चीज़ें, मानसिक क्रियाओं और मस्तिष्क की क्रियाओं। देखिए मानसिक क्रिया जो होती है वो होता है जो हमारा मेंटल प्रोसेस होता है, थॉट प्रोसेस, जो हम सोचते हैं ना कि अच्छा ये होगा, ये हुआ, या कुछ भी हम किसी विषय वस्तु के बारे में सोच रहे हैं, मूवी के बारे में सोच रहे हैं, कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो हम जो सोच रहे हैं वो तो है मेंटल प्रोसेस। लेकिन हमारे दिमाग में जो चल रहा है, केमिकल रिएक्शन जो चल रहे हैं, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं दिमाग में, उनमें जो एक्टिविटी हो रही है वो है मस्तिष्क की क्रियाएं। जो बॉडी, जो ब्लड फ्लो हो रहा है, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन पार्ट्स, आप जानते हैं कि हमारा फ्रंटल पार्ट अलग है, पीछे वाला पार्ट अलग है, पीछे वाले पार्ट से हमें दिखाई देता है ऑक्सीपिटल लोब जिसको बोलते हैं। तो ये चीज़ है। तो मानसिक क्रियाओं और मस्तिष्क की क्रियाओं में अंतर होता है, ये हमेशा याद रखिए, लेकिन ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहती है। मतलब हम सोच रहे हैं ये ठीक है और उसमें मस्तिष्क की क्रिया चल रही है वो अलग है, लेकिन हम सही से सोच पा रहे हैं उससे हमारी मस्तिष्क की क्रियाएं भी ठीक है। अगर हम टेंशन में आ जाएंगे तो हमारा जो ब्रेन है वो डिसफंक्शनल हो जाएगा, यानी आप चिंता फिक्र ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो आपकी मस्तिष्क की क्रियाएं प्रभावित होंगी। और अगर आपके साथ कोई होनी अनहोनी घट जाती है तो आपके मस्तिष्क की क्रियाओं से आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी प्रभावित होता है। तो ये जो मानसिक क्रियाएं और मानसिक क्रिया और मस्तिष्क की क्रियाएं होती हैं, ये अलग अलग जरूर होती है लेकिन एक दूसरे पे आश्रित होती हैं। और व्यवहार क्या है, व्यवहार तो देखिए सिंपल क्या है कि ऐसा माना जाता है जो उद्दीपक होते हैं उनके प्रेजेंस में जो रिएक्शन दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सी पिता का उद्दीपक है, अभी उद्दीपक जो है वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। जो स्टिमुलस बोला जाता है, कोई भी क्रिया, जैसे आपने सोच लिया कि अरे यार मुझे बॉस ने बुलाया या मुझे अपने सबॉर्डिनेट घर जाना है किसी काम से, तो आपने सोचा तो उद्दीपक आया, तो उसके जो उद्दीपक आपको प्रेजेंट हुआ उससे क्या हुआ, अब आपने एक रिएक्शन लिया। तो ये है आपका व्यवहार। अब ये बाहर भी हो सकता है कि आपके सामने जाते जाते कोई, जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मान लीजिए एक बच्चा आ जाए, आपने गाड़ी रोक दी, तो इसमें उद्दीपक क्या हो गया, वो बच्चा हो गया, और आपका व्यवहार क्या होगा, गाड़ी रोकना। तो इस तरह से या एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, या आपने सोच लिया कि यार मैं थोड़ा गाड़ी रोक लेता हूँ ताकि मैं थोड़ा आराम कर लूँ। अब जो क्या उद्दीपक है इंटरनल है, तो आपने क्या गाड़ी रोक ली। इस तरीके से जो हमारा व्यवहार होता है वह हमारी क्रियाएं जिसमें हम संलग्न होते हैं कि अनुक्रियाएं अथवा प्रतिक्रियाएं होते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक व्यवहार को उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य साचर के रूप में अध्ययन करते हैं। उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों ही आंतरिक तथा बाहरी हो सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। मनोविज्ञान, जैसा हम पहले ही पढ़ चुके, मनोविज्ञान पहले क्या फिलॉसफी का जो था उसी का पार्ट हुआ करता है, फिलॉसफी में इसको पढ़ा जाता था। लेकिन 1879 में लिप्जिंग जर्मनी में स्थापित है, एक शहर का नाम है, वहाँ पर विलियम वुड ने एक लेबोरेटरी स्थापित की, और उस लेबोरेटरी को इस्टेब्लिशमेंट से ही ये माना जाता है कि साइकोलॉजी का सेपरेट डेवलपमेंट शुरू हुआ। ये जो मनोवैज्ञानिक विषय था वो अलग से उसका विकास जो हुआ वो प्रारंभ हुआ, क्योंकि उस पर सोचा जाने लगा। जो विलियम वुड थे, खैर अभी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि विलियम वुड ने उन्होंने संरचनावाद दिया था। उन्होंने क्या किया कि लेबोरेटरी बनाई, वहाँ लोगों को बैठाया, वहाँ एक्सपेरिमेंट करे लोगों पे, और उनको एक्सपेरिमेंट के लिए मतलब बुलाते थे, और क्या उनसे पूछा जाता था, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता था, पूछा जाता था कि आपको क्या लगा, कैसा लगा। तो उसके अलग अलग उन्होंने पैरामीटर बना रखे थे। आदमी ये बोलेगा तो हम ये मान के चलेंगे, आदमी बोलेगा उसको अच्छा लगा तो हम ये मान लेंगे हाँ उसको अच्छा लगा, उसको एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा। अब वो भले ही झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा हो, ये इसलिए इसमें ये संरचनावाद में कमी मानी गई थी कि इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति बोल देता था उसके अनुरूप ही हम उसके मनोविज्ञान को पढ़ने लग जाते हैं। हम इंडिपेंडेंट स्टडी नहीं करते थे कि आदमी झूठ भी बोल सकता है, ये नहीं मानते थे। तो ये इस जो संरचनावाद था इसमें ये प्रॉब्लम थी। लेकिन यहीं से, इस संरचनावाद से ही मनोविज्ञान की अलग विषय के रूप में, अलग विद्याशाखा के रूप में एक जर्नी है जो वो स्टार्ट होती है, या एक सफ़र स्टार्ट होता है जो आज भी चल रहा है। और अब तो खैर डेवलपमेंट इतना ज़्यादा आ चुका है कि साइकोलॉजी तो सेपरेट है ही, वो दूसरी सब्जेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करने लगा है, जैसे तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस और कंप्यूटर साइंस। इसमें जो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट है हमारी साइकोलॉजी से लेना है। कंप्यूटर साइंस में मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी साइकोलॉजी का ही हिस्सा है। मनोविज्ञान जैसे काम करता है उसी हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम बनाए जा रहे हैं। तंत्रिका विज्ञान हमारी जो न्यूरो साइंस है, क्योंकि ये हमारा माना जाता है कि हम जो बोलते हैं सोचते हैं उसका हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, और ख़ासतौर से तंत्रिकाएँ प्रभावित होती है। जैसे हम ज़्यादा टेंशन में आए, जैसे मैंने बात करी, या हम
कहीं आपने सोचा होगा योग करो और आप ये सोचो कि आपने ज़िंदगी में अच्छा किया है, आप लोगों के साथ अच्छा करते हैं, आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा। तो ये सब तंत्रिका विज्ञान में मनोविज्ञान से ही आया है। एक विद्या शाखा के रूप में मनोविज्ञान की दो समानांतर धाराएं। देखिए, विद्या शाखा के रूप में साइकोलॉजी दो तरीके से पढ़ाया गया। सबसे पहला तो ये था कि इंसान ने जो बोल दिया वो ठीक है। फिर दूसरा है नहीं, ऐसा नहीं, इंसान झूठ भी बोल सकता है। तो जो ऑब्जेक्टिव चीज़ें थी उस पर ध्यान दिया गया। तो पहली जो विद्या शाखा है वो है सामाजिक तत्वों के अध्ययन में भौतिक एवं जैविक विज्ञान की विधियों का उपयोग करती है। अब भौतिक और जैविक विज्ञान में क्या है, जैसे आपका एक्सपीरियंस का मेजरमेंट जो होता है वो भौतिक और जैविक विज्ञान से होता है। जैसे ये माना जाता है कि इंसान जैसे एडोलसेंट में एक प्रकार से वो व्यवहार करेगा, उसका दूसरे जो अपोजिट सेक्स है उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो इसको जो उससे हमारा मनोविज्ञान प्रभावित होगा। आप ध्यान रखिए कि जब एडोलसेंट एज होती है तो अपोजिट सेक्स अच्छा लगने लग जाता है, जबकि बचपन में ऐसा नहीं होता। तो ये सब जैविक विज्ञान जो विद्या है उससे ही आया है। दूसरी जो अनेक अध्ययन में सामाजिक सांस्कृतिक विज्ञान की विधियों का उपयोग करती है। दूसरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है भाई, जो एडोलसेंट में हमारे अंदर चेंजेस आते हैं वो हमारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन ही है। अगर आपको लगातार बोला जाएगा कि नहीं आप अपोजिट सेक्स की तरफ घृणा करिए, ये करिए, वो करिए, तो हो सकता है आपकी घृणा ही डेवलप हो जाए। इसका एक खास उदाहरण मिलता है जो इंडिया में है, वो खजुराहो के टेम्पल्स में मिलता है। ऐसा हो रहा था कि खजुराहो में जो हुआ है ना, उससे आप समझ सकते हैं खजुराहो की जो हिस्ट्री है वो कुछ इस तरीके की है कि खजुराहो के टेम्पल क्यों बने थे। हुआ क्या था कि भगवान बुद्ध का प्रभाव इस वक्त बहुत ज़्यादा हो गया था, उनके विचारों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। इससे क्या हो रहा था कि आदमी जो थे, घर परिवार के जो लड़के आदमी वगैरह थे, वो निर्वाण प्राप्ति के लिए घर परिवार सब छोड़ के त्याग करके जा रहे थे। इससे हो ये रहा था कि जो जनसंख्या कम हो जाती तो राजा किस पे राज्य करते, जो राजाओं को राज करना था। या एक तरीके से जब आदमी बिल्कुल चले जाएंगे तो काम कौन करेगा, खेती बाड़ी कौन करेगा, युद्ध कौन लड़ेगा, और सारे सारे सन्यासी साधु बन जाएंगे, तो किस तरीके से जो देश चलेगा। तो उसको डील करने के लिए क्या करा गया था कि राजा ने खजुराहो के टेम्पल बनाए थे। इसलिए आप खजुराहो के टेम्पल जो है तो आप देख सकते हैं, उनमें थोड़ी सी इस तरह की चित्रकारी है कि लोग अपने परिवार और दूसरे अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो जो हमारा मनोविज्ञान है वो हमें सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों से भी जो है आप कह सकते हैं प्रभावित होता है। पहली स्थिति में अनुसंधानकर्ता का लक्ष्य कारण प्रभाव संबंध को जानना है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी एज हो गई, अब आप दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये कारण है, क्योंकि आपके केमिकल रिएक्शंस इस तरीके से होंगे। ये तो ठीक कारण, और आपने बता दिया प्रभाव, सिंपल। जिससे व्यवहार परक गोचरों का पूर्व कथन किया जा सके तथा आवश्यकता पड़ने पर व्यवहार को नियंत्रित भी किया जा सके। तो जैविक विज्ञान में क्या है कि मानते हैं कि एक पर्टिकुलर एज पे किस तरह के आपके हार्मोनल डेवलपमेंट हो सकता है। आपने देखा होगा, इसको इस तरीके से भी समझिए, जैसे रेप लॉस जो है उसमें एक बात कही जाती है कि आप केमिकल कैस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि एक तरह के जो आपको केमिकल होता है इसके इंजेक्शन लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि आपका जो ये सेक्सुअल बिहेवियर है वो पूरी तरह से प्रभावित होता है, और आप मतलब उसको एक तरह से बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं। पीडोफाइल्स जो बच्चों के साथ जनरली जो रेप वगैरह करते हैं विदेशों में, उनके लिए ये जो केमिकल कैस्ट्रेशन मेथड है इसको इस्तेमाल करने पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। इनफैक्ट इस्तेमाल भी किया जाता है। इंडिया में भी कई बार ये बात हुई है, लेकिन अभी तक इसको इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी को सामाजिक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान इस बात पर ध्यान देता है कि व्यवहार परक गोचरों की व्याख्या अंतःक्रिया के रूप में किस प्रकार की जा सकती है। ये अंतःक्रिया व्यक्ति या उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में घटित होती है जिसका कि वह हिस्सा होता है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि सोसाइटी का असर कैसे भगवान बुद्ध के कारण लोग बहुत ज़्यादा सन्यासी होते थे, तो उसको रोकने के लिए मंदिर बनाए गए ताकि आपकी जो सामाजिक संदर्भ है वो बदले, वो सन्यास की जगह गृहस्थ आश्रम की तरफ बदले। दूसरा आप देख सकते हैं इसमें एक डेनिस थे, उन्होंने एक स्टडी करी थी। ये स्टडी करी थी शायद साउथ अमेरिका में, मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। वहाँ पर क्या था, उन्होंने 3 जनजातियों की स्टडी करी। खास बात ये थी कि उन तीनों जनजातियों के जो जेनेटिक्स थे वो एक ही थे, अलग अलग जेनेटिक्स नहीं थे। जेनेटिकली वो एक ही जनजाति थी, लेकिन उन तीनों के व्यवहार में बहुत ज़्यादा अंतर था। एक जनजाति ऐसी थी जिसमें पति पत्नी हमेशा झगड़ते रहते थे और वो हमेशा कंपटीशन में रहते थे, कौन बेहतर है, पति पत्नी के बीच में कंपटीशन है। दूसरी जनजाति ऐसी थी कि वो ठीक थी, जो नॉर्मल व्यवहार होता है सभी परिवार का कि हाँ वो एक तरह से कोऑपरेशन वगैरह करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। पति बाहर जाता है, पत्नी घर संभालती है, वही व्यवहार था।
तीसरी जनजाति थी उसमें जस्ट अपोजिट था, उसमें पत्नी घर के बाहर जा काम करने जाती थी, पति घर के अंदर रहता था। पति जो बच्चे वगैरह संभालता है, पत्नी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है जिनमें जनरली आदमी इन्वॉल्व होते हैं वो करते थे। तो अब ये था कि ये तीनों जनजातियाँ, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा अलग रहती थी, ये लगभग एक ही क्षेत्र में 100 किलोमीटर के एक दायरे में ही रहती थी, जिससे ये पता चला था कि हमारा मनोविज्ञान जो है वो सामाजिक जो क्रियाएं होती है, सामाजिक जो स्थिति होती है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता। तो अब आप 2 एग्जाम्पल समझ चुके हैं कि किस तरीके से समाज और किस तरीके से हमारी अपनी बॉडी या साइंस उसको हमारे मनोविज्ञान को इफेक्ट करती है। डेकार्त से प्रभावित तथा बाद में भौतिकी में हुए विकास से मनोविज्ञान में परिकल्पनात्मक निगमनात्मक प्रतिरूपण का अनुसरण हुआ। आप ये बताइएगा पियाजे के अनुसार ये कौन से स्टेज में आता है? हालांकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिए कि डेकार्त ने क्या किया था। इसी के कारण ये एनसीईआरटी से ही आया है, एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है और बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। इनके कारण क्या हुआ, और जो फिजिक्स में डेवलपमेंट है उसके कारण मनोविज्ञान में हाइपोथेटिक डिडक्टिव, यानी पहले एक हाइपोथेसिस बनाना कि क्या हो सकता है, उसका क्या कारण हो सकता है, उसके आधार पर मनोविज्ञान में विकास हुआ। थ्योरी और कुछ नहीं बल्कि कुछ सिद्धांत को ही थ्योरी बोलते हैं, अगर इंग्लिश में थ्योरी बोले और हिंदी में सिद्धांत। इसे कुछ नहीं है बल्कि कुछ कथन होते हैं जो ये बतलाते हैं कतिपय जटिल गोचरों की व्याख्या कतिपय प्रतिज्ञप्तियों जो एक दूसरे से संबंधित होती है। यानी आप एक थ्योरी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, आप उसमें स्टेटमेंट देते हैं, कुछ स्टेटमेंट देते हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, की सहायता से किस प्रकार की जा सकती है। जैसे जब साइकोलॉजी में देते हैं, फ्राइड ने दिया है, फ्राइड ने एक थ्योरी दी है कि साइकोएनालिसिस की थ्योरी, कि किस तरीके से इड ईगो डेवलप होते हैं, किस तरीके से हमें अलग अलग स्टेजेस में एक्टिवेट होते हैं। परिकल्पना हाइपोथेसिस एक काल्पनिक व्याख्या प्रदान करती है जो करती है कि कोई निश्चित गोचर, परिकल्पना एक काल्पनिक व्याख्या प्रदान करती है कि कोई निश्चित गोचर कैसे घटित होगी। हाइपोथेसिस ये इसकी स्टेटमेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, भले कॉलेज का एग्जाम हो, यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो और ये रिक्रूटमेंट का एग्जाम हो, हर जगह ये पूछा जा चुका है। इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान विकासात्मक उपागम एवोल्यूशनरी अप्रोच से भी बहुत अधिक प्रभावित है जो जैविक विज्ञान में प्रबल है। इस उपागम का उपयोग लगाव तथा आक्रोश जैसे विविध मनोवैज्ञानिक गोचरों की व्याख्या में किया जाता है। देखिए, एवोल्यूशनरी अप्रोच अगर पूछा जाए कि किस बिहेवियर को या किस इंसान के व्यवहार को पढ़ने के लिए एवोल्यूशनरी अप्रोच का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, तो उसके लिए लगाव, अट्रैक्शन और गुस्सा, इसमें एवोल्यूशनरी अप्रोच का सबसे बड़ा रोल है। बाकी जैसे अधिगम हुआ, मेमोरी हुई, इसमें जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वाला, उसका ज़्यादा रोल था। इसमें एवोल्यूशनरी अप्रोच का है जो अट्रैक्शन और एंगर या लगाव और आक्रोश में जो है एवोल्यूशनरी जो हमारा विकास हुआ है, किस तरीके से विकास हुआ, कैसे लगाव और आक्रोश की उत्पत्ति हुई, इसका ज़्यादा रोल माना जाता है एवोल्यूशनरी अप्रोच का। क्योंकि ये बोला जाता है कि जो आक्रोश होता है ये भी लर्न बिहेवियर है। मतलब जो हमें जो गुस्सा आता है, ऐसा नहीं है कि गुस्सा मतलब हमें नेचुरल बिहेवियर है, बल्कि ये हम सीखते हैं। और इसका एक एग्जांपल मलेशिया की ट्राइब में मिलता है। मलेशिया की ट्राइब है जिसमें कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी किसी का मर्डर नहीं हुआ, लेकिन 1960 के दशक में जब वहाँ पर युद्ध शुरू हुए थे आपस में, तब जब ट्राइब्स थी, उस ट्राइब के लोगों को रिक्रूट करके लोगों को मारने के लिए युद्ध में भेजा गया। तो पहले तो ये माना गया कि ये मारेंगे नहीं, क्योंकि इनके तो अपने यहाँ कोई क्राइम नहीं होता और ये किसी तरीके से किसी को मर्डर वर्डर कुछ भी नहीं करते, कुछ भी मतलब ऐसा एंगर नहीं दिखाते, तो ये वहाँ युद्ध में कैसे लड़ेंगे और कैसे दूसरों को मारेंगे। लेकिन उन्होंने, उस ट्राइब के लोगों ने वहाँ युद्ध में गए, उन्होंने बहुत अच्छे से भाग लिया, उन्होंने दूसरों को मारा भी, जो मतलब जो एनिमी थे, दुश्मन थे, उनको ख़त्म भी किया। लेकिन जो अपने ट्राइब में वापस लौटे, फिर से आक्रोश जो था वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो गया। देखिए, लगाव और आक्रोश, अट्रैक्शन और एंगर को पढ़ने के लिए एवोल्यूशनरी अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एंगर किस तरीके से डेवलप हुआ, इसको पढ़ने की जो सबसे अच्छी विधि है वो एवोल्यूशनरी है। क्योंकि मनोविज्ञान की पहचान एक सामाजिक विज्ञान के रूप में अधिक है, क्योंकि यह मानव व्यवहार का उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अध्ययन करता है। जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा यही है, क्योंकि हमारे जो व्यवहार है वो सामाजिक, ये ठीक है कि हमारे जैविक जो कारण है उनसे भी हमारा व्यवहार प्रभावित होता है, लेकिन हम जब भी कभी व्यवहार करते हैं पार्टी या किसी में, हमारा सामाजिक व्यवहार होता है जो हमें पेरेंट्स ने बताया, उसी तरह से हम व्यवहार करते हैं, ना कि हम अपने जैविक तरीक़ों से व्यवहार करते हैं या जैविक कारणों से व्यवहार करते हैं। क्योंकि जैविक कारण छोटे मोटे रोल तो बता सकते हैं, लेकिन आप दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर देते हैं। जैसे जितने भी क्रांतिकारी होते हैं उन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई करी, अब आप उसको कौन से जैविक कारण से बताएंगे? वो एक सामाजिक जो आपका संदर्भ होता है, सांस्कृतिक संदर्भ होता है, वहाँ से ये चीज़ें निकल कर आती हैं।
मानव मात्र अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से ही प्रभावित नहीं होते बल्कि उनका निर्माण भी करते हैं। अब जैसे जैसे आप इंडिया का कंसेप्ट ले लीजिए, जैसे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू हुई, क्रांतिकारी शुरू हुई, लेकिन हमने अपने जो आसपास का है उसके सांस्कृतिक संदर्भ को भी प्रभावित किया। जैसे जानवरों पर अत्याचार ना करना, पहले जानवरों को काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था, उन पर अत्याचार बहुत होते थे, लेकिन ओवर ए पीरियड ये थॉट प्रोसेस डेवलप किया गया कि नहीं, हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए और उन पर अत्याचार नहीं करने चाहिए बल्कि उनकी रक्षा करनी चाहिए। और उसके कारण आपको देखें पेटा जैसे ऑर्गेनाइजेशन आई, तो हमने अपना एक जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है सिर्फ उनसे प्रभावित नहीं हुए बल्कि उसका निर्माण भी किया। दहेज प्रथा भी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कुरीति है ये, अगर आप देखेंगे और किसी देश में नहीं है। ओवर ए पीरियड ये डेवलप हुई, लेकिन हाँ अब इसको कंट्रोल किया जाता है और अब इसको माना जाता है कि ये गलत होती है। तो ये इस पर काफ़ी हद तक कमी आई है, रोक नहीं लगी लेकिन काफ़ी हद तक कमी आई है और लोगों का जो सोचने का तरीका है वो बदला है। तो हमारा जो व्यवहार है वो हमारे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से ही प्रभावित नहीं होते बल्कि उनका निर्माण भी करते हैं। थैंक यू।